Welcome to the 1% Club. तो हम लोगों ने कल कुछ पैटर्न्स देखे थे, कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमारे कुछ पैटर्न्स थे, हमने डिस्कस किया था। जैसे ये कंटिन्यूएशन असेंडिंग ट्रायंगल हो गया था, फ्लैग हो गया था। ये एक बचा हुआ है बुलिश वेज, और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जो भी पैटर्न्स है, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, उसके लिए आपको एक चीज पे मेहनत करनी होगी, वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइंस अगर आपकी क्लियर हो गई तो फिर आपको कोई पैटर्न समझने में या कोई पैटर्न सीखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रेंड लाइन अपने में ही बहुत बड़ी चीज है। कोई भी आप स्टॉक पकड़ के उठा लीजिए, किसी भी एक स्टॉक को अगर देख लीजिए, वो अपना ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करता है तो उसके बाद वो आराम से 20% तो जाता ही है। जैसे ये हमारा एक लोधा का चार्ट है, यहाँ पे इसको हम वीकली पे आ जाते हैं। वीकली पे आने के बाद हम इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो मैंने जैसा आपको बोला, लाइन चार्ट पे आ जाना। लाइन चार्ट पे आने के बाद जो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उसको आपको कनेक्ट कर देना। जैसे यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे से भी कुछ पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको एक बार कुछ ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। अभी ये फाइनल हमारा बना नहीं है, हमें क्या करना, वापस से कैंडल्स पे आ जाना और इसको थोड़ा ये ऐसे। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे विक्स इसकी बहुत बड़ी बड़ी है, तो इसको थोड़ा कुछ ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो अभी देखिए ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए आ रहा था, और उसके बाद इसको फाइनली ये ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद इसने कितने परसेंट की रैली दी? ब्रेक करने के बाद इसने 20-30% की रैली इजली दी। किसी भी स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये चीजें होंगी। तो कोई भी पैटर्न, आवाज आ रही है, ठीक है। कोई भी पैटर्न, किसी भी पैटर्न को, कंटिन्यूएशन पैटर्न हो या कोई डाउन ट्रेंड का पैटर्न हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको ये ट्रेंड लाइन को सीखना होगा। ट्रेंड लाइन कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस से। कोई पैटर्न नहीं बन रहा, प्राइस ऊपर आके नीचे आ जा रही है और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रही है, तो आपको ले लेना है। आपको उसको ले लेना, बाय करने में सोचना नहीं है। या फिर अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, मान लीजिए कोई स्टॉक आपका नीचे आ रहा है, जैसे ये हमारे डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और ये कुछ ऐसे नीचे आ रहा है और बार बार ऊपर जा रहा है, इससे हिट कर रहा, नीचे आ रहा है, इससे हिट कर रहा, नीचे आ रहा है, इससे हिट कर रहा, नीचे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, नीचे आ रहा है। उसके बाद इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, आपको इसको बाय कर लेना और ये ऊपर जाएगा। तो ये चीजें प्रैक्टिकल है काफी पहले से। और देखिए, मैं कोई भी स्टॉक की एनालिसिस आज करके आप लोगों को नहीं दूंगा, उससे आप लोगों की आदत खराब हो जाएगी। आपको एनालिसिस करना, आपको स्टॉक के बारे में जानना है, आप मुझे चार्ट शेयर करें अपने, जो भी आपसे ड्रॉ हो रहा वो ड्रॉ करके चार्ट शेयर करें और उसके बाद मुझे भेजो। उसके बाद जो चीजें मुझे उसमें लगेगी तो मैं करेक्ट कर दूंगा। ये मैं आपको कोई स्टॉक ये करके नहीं दूंगा कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा आपको उसको। तो इन चीजों पे आपको देखना है। जैसे किसी भी स्टॉक को, ये उषा मार्टिन का चार्ट है, किसी भी स्टॉक को आप देखेंगे तो उसमें यही होता है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। अब देखे, यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये तो वीकली के हिसाब से काफी छोटा है। आपको क्या करना है, आपको लाइन चार्ट पे आ जाना है। लाइन चार्ट पे आने के बाद आपको देखना है कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से दो दो ये यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ पे लाइन कनेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे लाइन कनेक्ट हो रही है। और उसके बाद क्या करना, आपको कैंडल्स पे आ जाना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो लाइंस कनेक्ट हो रही है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर ले, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा हमें एडजस्ट करना होगा। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कल को उषा मार्टिन सब कुछ सारा कुछ ब्रेक करके अगर नीचे आती, ये सारी चीजें ब्रेक करके इस पॉइंट पे, तो हमें ये पता रहेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जिसको मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही है। तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। जो सेलर्स यहाँ पे से सेलिंग ऑर्डर डाल रहे हैं वो प्राइस को नीचे नहीं ला पा रहे। क्यों नहीं नीचे ला पा रहे हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा है, बायर्स की फोर्स यहाँ पे काफी ज्यादा है, इस वजह से सेलर्स इसको नीचे नहीं ला पा रहे। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर दो सेलर्स हैं, दो बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं प्राइस को नीचे लाने के लिए, तो
इससे ये समझ में आ रहा है दो सेलर्स मिलके प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स कितने, बायर्स बहुत ज्यादा है, बाइंग प्रेशर 4-5 साइड से है, इसी वजह से प्राइस नीचे नहीं आ पा रही है। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली इसका ब्रेकआउट आया, और इतना कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आता है तो उसमें रीटेस्ट के चांसेस थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि इतना टाइम, डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो लगभग 20 कैंडल होगी जिसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। 20 दिन बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई और बायर्स ने कहा कि मैं प्राइस को नीचे आने नहीं दूंगा। उसके बाद फाइनली इसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप यहाँ पे से देखें तो ब्रेकआउट कैंडल को अगर देखें, यहाँ पे से जो ब्रेकआउट आया उसके बाद ये कितने कैंडल्स में ऊपर गए, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ने इसने अप मूव दिया, और इसका 50% मूव भी सेलर्स कैप्चर नहीं कर पाए, इसका 50% मूव भी सेलर्स कैप्चर नहीं कर पाए। सेलिंग के लिए इसका 50% से भी कम मूव में कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कैंडल के बाद ये इसका 50% मूव कैप्चर कर पाए। तो ये समझ में आ रहा है कि बायर्स यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में है और सेलर्स की यहाँ पे उतनी नहीं चल रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। एक उसके बाद जो है यहाँ पे से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया और उसका ब्रेकआउट आया और प्रॉपर रिटेस्ट करके जो है प्राइस ऊपर चली गई। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेडर्स होते हैं उनके मार्केट को लेके डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये बुलिश फ्लैग होगा, कुछ लोगों के लिए ये बुलिश फ्लैग होगा, ये फ्लैग हो गया, ये इसका पोल हो गया। कुछ लोगों के लिए ये बुलिश फ्लैग होगा, कुछ लोगों के लिए ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, कुछ लोगों के लिए ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, और कुछ लोगों के लिए ये फिबोनाची या किसी इंडिकेटर या किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट होगा। यहाँ पे किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट होगा, ये 20 ईएमए का सपोर्ट है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिसको आप लोगों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना और मंडे से उसको वॉच करना। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ और अभी आप लोगों को बाइंग सेलिंग नहीं करनी। अभी आप लोगों को 1 महीना सिर्फ मेरे साथ रहना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो करना। ये हमारा एक स्टॉक है केपीआर मिल, ठीक है, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख के डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। अब क्या है कि जो पैटर्न ट्रेडर हैं, जो पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उनके लिए ये यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है, और प्रॉपर रिटेस्ट करके प्राइस अब यहाँ पे आ गई है और अब यहाँ पे से ये ऊपर जाएगी। अब जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, जिनका सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड जिनकी रहती है, वो लोग क्या करते हैं, अपने रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस के लेवल ऐसे ड्रॉ कर दूं और इसको कैंडल्स पे आके थोड़ा हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका इस रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कितना टाइम बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, 2022 के मई में ये था, 1 साल इस रेजिस्टेंस के नीचे रहा है और ये यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये जो कैंडल है, यहाँ पे अगर ये कैंडल देखें तो इस कैंडल के स्ट्रेंथ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बायर्स काफी ज्यादा एक्टिव है। तो अब यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स होंगे, एक वो ट्रेडर होंगे जिसने इस ब्रेकआउट पे ही एंट्री ली होगी, कहीं पे यहाँ पे ही किसी ने एंट्री ले ली हो, ये इस कैंडल पे ही किसी ने एंट्री ले ली, और दूसरे ट्रेडर वो है जो आराम से इसको वॉच करेंगे, रीटेस्ट का मौका मिला और वो यहाँ पे कहीं पे बाय करेंगे, या और सेफ होने के लिए वो जब इस कैंडल की कंफर्मेशन हो जाएगी तब बाइंग करेंगे। तो इस कैंडल की जब कंफर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि सिंगल कैंडल स्टिक के लिए मैंने क्या बोला कि आपको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए, समझ रहे ना। तो जब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे कोई एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाएगी तो बहुत सारे ट्रेडर उस पे इंटर करेंगे। तो अब वो डिफरेंट ट्रेडर्स का डिफरेंट अप्रोच होता है, कोई इस पे इंटर करेंगे, किसी ने इस डॉजी पे ही इंटर कर लिया होगा, कोई यहाँ पे से ही बैठा हुआ होगा।
तो ये एक हमारा स्टॉक हो गया। एक है हमारा दूसरा स्टॉक न्यूरेका। ये सारे स्टॉक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे क्या हो रहा है और मार्केट कैसे काम करती है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे से ये काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था। कितना टाइम से? ये 2022 से डाउन ट्रेंड में था। और अभी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद इसने वीकली पे डबल बॉटम बनाया था। इसने वीकली पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया या डबल बॉटम बनाया। हमको किसी भी चार्ट को कितने टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए परफेक्शन के लिए या फिर सही अंदाजा लगाने के लिए? देखिए, आपको उसको मंथली पे भी देखना है, वीकली पे भी देखना और डे टाइम फ्रेम पे भी देखना है, ठीक है। मंथली, वीकली और डे टाइम फ्रेम पे, तीनों पे आपको देखना है। रीजन ये है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपके लेवल्स जो है उतने ज्यादा एक्यूरेट होंगे। अभी अगर ये न्यूरेका देखें तो इसको बहुत से लोग इस कैंडल पे इंटर कर गए होंगे, लेकिन हमें इस कैंडल पे इंटर नहीं करना। हो सकता यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाए, लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल जाती है, अगर मान लीजिए कल को यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बन जाती है और कुछ ऐसे बन जाती है, तो हम इस पे इंटर करेंगे। और एसएल कहाँ होगा? एसएल हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि हमें एसएल कहाँ पे रखना है। तो इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है तो उस पे इंटर नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो डबल बॉटम बना है, तो डबल बॉटम बनने के बाद जो है मार्केट ज्यादातर रीटेस्ट करती है। अगर रीटेस्ट नहीं करेगी तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। दो चीजें पॉसिबल है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, कुछ ऐसे डाउन ट्रेंड में, और ये इसने डबल बॉटम बना के इसका ब्रेकआउट दे दिया, अब फर्स्ट केस में क्या होगा? ये रीटेस्ट करेगी। ये जो जोन है, इस जोन पे ये आके रीटेस्ट करेगी और वापस से फिर ऊपर जाएगी हायर हाइज और हायर लोड बनाते हुए। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा? सेकंड केस हमारा ये होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसे, उसके बाद ये डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट देगी और इस जोन में कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन करने के बाद जब इसका ये रेंज का ब्रेकआउट आ जाएगा, इस रेंज को ये ब्रेकआउट करके ऊपर चली जाएगी, तो हम इसके रिटेस्ट पे इंटर करेंगे और उसके बाद हमारी जो भी पोजीशंस है अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। अब न्यूरेका को आपको मंडे को वॉच करना है कि इसमें क्या होगा, और इसको अगले 2 हफ्ते के लिए अपने वॉच लिस्ट पे आप लोग ऐड करके देखें। इसका मुझे इंसोलेशन एनर्जी, ये मैंने आज शाम में देखा। इसमें देखिए कितना परफेक्टली असेंडिंग ट्राइंगल जैसा पैटर्न बना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब क्या होगा? इसमें भी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होंगे। कुछ लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो इंटर करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करेगा तो इंटर करेंगे, और कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही इंटर कर गया होगा। अब डिफरेंस क्या होगा सबके एंट्री और एग्जिट में? ये फर्स्ट डिफरेंस ये होगा, जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे इंटर किए होंगे ना, उन लोगों के एसएल काफी छोटे होंगे, लेकिन उन लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा अपने टारगेट हिट होने में। क्योंकि हो सकता है अभी 1 महीने या यहाँ पे कंसोलिडेशन भी कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है ये ब्रेकआउट दे और सीधा ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर जाए, ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करे और उसके बाद ऊपर जाए। तो ये स्टॉक की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आपको ये देखना है कि हमें ज्यादा, अभी आपको ज्यादा सेफ रहना है। अभी ज्यादा मोमेंटम आपको नहीं पकड़ना, अभी आपको सेफली खेलना है मार्केट में। रीजन ये है कि अभी आप लोग नए हैं, अभी ट्रैप ज्यादा होंगे। और ये जो मैं ऐसे ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, अभी आप लोगों को एक सिंगल लाइन नहीं बनानी है, अभी यहाँ पे आना है। ये पैरेलल चैनल का ऑप्शन है, इस चैनल को आपको ऐसे कुछ खींच लेना है, ठीक है, और इसको ऐसे कर लेना। क्योंकि ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ये एक जोन होती है। लेकिन हम लोगों को एक आदत सी हो गई है, तो हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर मार्केट इसके थोड़ा नीचे आ जाए। रीजन ये है कि लोगों को
अभी जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों के साथ क्या होगा कि अगर थोड़ा भी मार्केट नीचे आ गई, 1 घंटे के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी मार्केट नीचे आ गई, तो आप लोग उसको हो सकता है एग्जिट कर लें पैनिक से। लेकिन दूसरी बात यह है कि एग्जिट जो भी लोग करते हैं दिन भर में, तो होगा क्या कि मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, होगा क्या कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये हमारा जो टाइम फ्रेम है हम इसको कंसिडर करेंगे 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब मार्केट यहाँ से चली ऊपर गई और नीचे आ रही है, फिर यहाँ से ऊपर गई। अब क्या होगा, ये नीचे आई, ये नीचे आने के बाद थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे आई, ये हम 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं। यहाँ पे आई तो जो भी नए लोग थे वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, नए लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन हमें मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा कब समझ में आता है, 320 के बाद। तो हो सकता हो फिर ये यहाँ पे से बाइंग प्रेशर और इस ट्रेंड लाइन से ये ऊपर चली जाए, राइट। तो आप लोगों के एसएल हंटिंग करके रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स इसको कहते हैं। तो आप लोगों के एसएल हंटिंग हो गए और उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चली गई। तो इसी वजह से आपको इसको जब भी बनाना है तो एक जोन में बनाना है। मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा आपको याद रखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है। मार्केट के कितने फेजेस होते हैं, 3 फेज होते हैं। एक ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। उसके बाद डिफरेंट दूसरा जो फेज है वो हो गया हमारा साइडवेज, एक रेंज बाउंड कहें, साइडवेज कहें, कंसोलिडेशन कहें। और थर्ड क्या होगा हमारा, डाउन, कुछ ऐसे। और हमेशा याद रखना आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, हमेशा आपको ट्रेंड के साथ चलना है। कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है और कितनी भी अच्छी न्यूज आई, आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। इस बात को कहीं पे लिख लें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बस इतना आपको याद रखना है। तो अभी हमारा एक पैटर्न बचा हुआ जिसको हम सिमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं। और सिमेट्रिकल पैटर्न में क्या होता है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होने के बाद कुछ ऐसे कंसोलिडेशन कर रही है और यहाँ पे देखे तो ये रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बनेगा, नहीं ऐसे नहीं, तो थोड़ा ऐसे में समझ में नहीं आएगा। सिमेट्रिकल पैटर्न कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि मार्केट कुछ ऐसे रहेगी, रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, ये। तो इस पैटर्न में क्या होता है, जिस साइड ब्रेकआउट आएगा मार्केट उस साइड जाएगी। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, जिस साइड ब्रेकआउट आएगा मार्केट उस साइड जाएगी। अगर बुलिश फ्लैग है और नीचे ब्रेकआउट आया तो मार्केट नीचे आएगी, अगर बेरिश फ्लैग है और ऊपर ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर जाएगी। जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा मार्केट हमेशा उस साइड जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई अप ट्रेंड में है मार्केट, मान लीजिए मार्केट ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, कुछ ऐसे, और उसके बाद एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता हो कि मार्केट नीचे आ जाए, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है हो सकता है इसको भी ब्रेक कर जाए। तो आपको इस इंतजार में नहीं रहना है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है और अप ट्रेंड है और असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। हो सकता है ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट आए तो फिर ये नीचे आ जाएगी। और वैसे ही अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में और डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो हमारी मार्केट जो है वो नीचे आएगी। या उधर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया तो वो ऊपर जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ किसी के स्टॉक में। अभी जैसे ये स्टॉक है, इसको अगर देखें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश पैटर्न है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। हो सकता है उसका ब्रेकआउट नीचे की साइड आ जाए और ये वापस से नीचे आ जाए, क्योंकि ये मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और आपको अपनी ईगो को थोड़ा साइड रखना है, मार्केट को ही आपको समझना है, मार्केट ही
जो है वो आपके हिसाब से नहीं, आपको मार्केट के ही हिसाब से चलना है। अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया किसी मार्केट ने, किसी स्टॉक ने, और किसी बड़ी कंपनी की का वो स्टॉक है और उस कंपनी के बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आए, बहुत अच्छी न्यूज आ रही है और उसके बाद इसने नीचे की साइड ब्रेकआउट आया, तो आपको ये नहीं ऐसा सोचना है कि सब कुछ अच्छा है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। हो सकता है मार्केट नीचे है, कोई एक कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बना रहा है लेकिन अप ट्रेंड में है, कुछ ऐसे जा रहा है, हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। तो आपको जब ये एक हाई के बाद सेकंड हाई बना के जो नीचे आएगा तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि इस रेजिस्टेंस तक आ जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या होगा, जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहता है ना, तो वो इतना नीचे नहीं आता है, वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर वापस से ऊपर चला जाएगा। किसी एक स्टॉक को अगर हम डिस्कस करें तो देखते हैं, जैसे ये स्मॉल कैप को ही हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये स्मॉल कैप ने जो यहाँ से रैली देनी शुरू की, ठीक है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से रैली दे रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे कितना आया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे हैमर बनाया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कुछ परसेंटेज है, 38%, 50%, 61%, ये कुछ परसेंटेज है। ये परसेंटेज जो है 38% पे से अगर कोई स्टॉक पलट रहा है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। 50% जो होता है वो गोल्डन रेशियो उसका कहते हैं, अगर 50% से यहाँ पे आके पलट रहा है तो भी ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, और अगर 61% से पलट रहा है तो ये ठीक ठाक अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर ये 61% को ब्रेक कर देता तो ये हम समझ जाते हैं कि ये जो है अब ट्रेंड चेंज करने वाला है। और दूसरी बात है, हमारे पास कुछ मूविंग एवरेजेस होते हैं 10 और 20 ईएमए। तो आपको हमेशा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सारे मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज पे हर स्टॉक आएगा तो आपको बाय कर लेना। मूविंग एवरेज की ये साइकोलॉजी है, जो भी स्टॉक है उसको आपको ऐसे वॉच करना है कि कोई हर स्टॉक की चाल अलग होती है। कोई 10 ईएमए को रिस्पेक्ट देता है, कोई 20 ईएमए को रिस्पेक्ट देता है, कोई 50 ईएमए को रिस्पेक्ट देता है। लेकिन 10 ईएमए और 20 ईएमए जो होता है वो जैसे ही टूटता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। तो मैं कभी ये किसी को नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ 10 ईएमए यूज करें या 20 ईएमए यूज करें। आपको 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 और 200, 100 ईएमए मैं यूज नहीं करता हूँ, मेरा काम 10, 20 से चल जाता है। अब हम लोगों का जो है नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो सिर्फ इंडिकेटर्स पे चलेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर्स पे मैं कौन कौन से इंडिकेटर्स डिस्कस करूंगा बता दूं आप लोगों को। इंडिकेटर्स पे मैं सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मूविंग एवरेज भी डिस्कस करेंगे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरएसआई, उसके बाद पिवट पॉइंट और फिबोनाची। मैं यही बस इतने ही से इंडिकेटर्स को यूज करता हूं और इतने इंडिकेटर्स आप लोगों के लिए भी काफी। आरएसआई लीडिंग इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर है। वॉल्यूम से आपको प्राइस का बिहेवियर भी पता चलेगा। पिवट पॉइंट जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहेगी तो यूज करना, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा है। और ये रिट्रेसमेंट में जब कुछ समझ में नहीं आता लोगों को, जब स्टॉक बहुत ऊपर जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहता है, तो प्राइस एक्शन के साथ फिबोनाची, आरएसआई और मूविंग एवरेज अगर आप लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से अप ट्रेंड में था, यहाँ से यहाँ गया और नीचे आया। अभी हमारे पास यहाँ पे प्राइस एक्शन के अलावा और कितनी कंफर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची का 50% का सपोर्ट है, और यहाँ पे 10 ईएमए का सपोर्ट है, 2 सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे कहीं पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होगा। अगर हम इसको बंद कर दें तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होगा। तो हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेते हैं। हम लोग जो है मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद अगर ट्रेड लेते हैं, इसको ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। तो हम लोगों का काम क्या, मल्टीपल कंफर्मेशन उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना है।
हम लोगों को अपने पैसे को सिर्फ एक दो कंफर्मेशन पे मार्केट में नहीं डाल देना है। तो अब इतने सारे कंफर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। तो यहाँ पे कितने सपोर्ट है? ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, फिबोनाची 50% का सपोर्ट है, 20 ईएमए का सपोर्ट है, 3 सपोर्ट है, 10 ईएमए या 20 ईएमए जो भी। उसके बाद यहाँ पे आरएसआई का जो रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी सपोर्ट है। तो इतने सपोर्ट के बाद भी अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो उस पे आपको घबराना नहीं है, उस पे आपको घबराना नहीं है। लेकिन हम लोगों का काम ये है कि हम लोगों को कोई भी स्टॉक देखना है तो ऐसे देखना है कि हम लोगों को अपने साइड से बेस्ट देना है और हमें कोई चूक नहीं करनी। अगर एक भी पॉइंट किसी भी स्टॉक में अगर आपको लग रहा है कि कोई एक पॉइंट है वो मिसिंग है, फिबोनाची का सपोर्ट है, सब कुछ है, प्राइस आपका साथ नहीं दे रही, कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप उसमें एंटर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, भले ही वो ऊपर जाए। 10 सही स्टॉक में अगर आप बैठ रहे हैं तो 2-4 सही स्टॉक अगर मिस भी हो जा रहा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप किसी गलत स्टॉक में तो नहीं ना बैठे, इसका बस ख्याल रखना है, ठीक है।